हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम आज बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सेकंड पेपर है इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसमें जो सेकंड यूनिट है इसका नाम है, इसमें केवल दो ही चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर हैं। एक तो है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। तो दोनों ही चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझिए कि दोनों चैप्टर से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। बीएससी के एग्जाम के हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। दो चैप्टर हैं, दो चैप्टर में मतलब एक यूनिट के अंदर केवल दो ही चैप्टर हैं। आप दोनों चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोनों चैप्टर समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। यूनिट नंबर सेकंड है और चैप्टर नेम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, इन्हें हम प्लांट फिजियोलॉजी का फादर कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये आपको याद होना चाहिए, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पादपों के नरिशमेंट के लिए, यानी कि पादपों के पोषण के लिए एनवायरनमेंट से ही चीजें आती हैं। देखो, फिर जॉन इंजन हाउस ने बताया था कि भाई जो एनवायरनमेंट है जिसको शुद्धिकरण के लिए ये जो प्लांट्स हैं ये मतलब ये उपयोगी है, लेकिन इनके उपयोग के लिए प्रकाश जरूरी है। ये जॉन इंजन हाउस ने बताया। अब बात यह है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक क्रिया है। इसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए हम अपनी जो रिएक्शन है उसे लिखें 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू, ये क्लोरोफिल यहाँ पर होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, और तब ये C6H12O6 प्लस 6O2 ये यहाँ पर जो गैस है ये एनवायरनमेंट में निकल जाती है। तो यहाँ पर देखो, जो CO2 है और जो H2O है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल C6H12O6 बनाते हैं। तो दिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अब देखो बात ये है
कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन निकल रही है और एनवायरनमेंट से जो CO2 ली जा रही है, दोनों काम पौधे ही कर रहे हैं। ठीक, तो लगा के शैवालों से और बड़े बड़े जो पादप हैं, वृक्ष हैं, उन सब के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है। देखो, एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 है वो 0.03% है, ये हम सब जानते हैं, और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग 21% है। तो जितनी CO2 है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उस पूरी की पूरी CO2 को रिसाइकल होने में मतलब 0.03% को भी रिसाइकल होने में लगभग 200 ईयर लगते हैं, 200 वर्ष लगते हैं, क्योंकि 21% ऑक्सीजन को रिसाइकल होने में 2000 साल लगते हैं। इतना ऑक्सीजन है पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, उस पूरे ऑक्सीजन को रिसाइकल होने में लगभग 2000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ पर इसको रिसाइकल होने में लगभग 200 वर्ष लगते हैं। अब यह मेन चीज है कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो निकल रहा है, ये कहाँ से निकलता है। तो भाई ये हम वैसे अभी आगे देखेंगे कैसे निकलता है, लेकिन ये हमेशा H2O से निकलता है, न कि CO2 से। जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो कार्बन आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये आपका जवाब होगा भाई CO2 से आते हैं। ठीक है, तो एल्गी के अंदर पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो टाइडोफाइट्स हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, चाहे वो डाइकोट है, चाहे वो मोनोकोट है, सबके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया बराबर रूप से पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखें, इसमें ये रिएक्शन चलती है। अब कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया है, एग्जाम्पल के लिए साइनोबैक्टीरिया। ठीक, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, हम आगे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो फंजाई के अंदर, फंजाई में जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा एब्सेंट रहता है। Yes is absent in फंजाई। एनिमल्स के अंदर भी एब्सेंट रहता है। अब बात ये आती है कि आखिर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो कहाँ होती है और कैसे होती है। देखो, बात ये है कि जब हम बात फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 से, और ये हमने इस तरह दिखा दिया कि भाई ये C6H12O6 बन गया, इसको कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये ग्लूकोज ऐसे ही नहीं बन जाता है, सिंपल सा बन गया, बस ये जो रिएक्शन हमने सीधे सीधे लिख दी है। तो क्या इसी प्रकार से होता है? नहीं, बहुत घन चक्कर है इसमें, बहुत आसानी से नहीं बनता है C6H12O6। इसको बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तब जाकर के ये बनता है। तो देखो, इसमें यहाँ अगर हम देखें तो ये जो CO2 मॉलिक्यूल है, इस CO2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है अपचयन, किसमें? ग्लूकोज में या कार्बन में, तब जाकर के बनता है क्या? ग्लूकोज। CO2 का अपचयन होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, ग्लूकोज इन्हीं चीजों में टूटता है रेस्पिरेशन में। तो पादप कोशिका वो स्थान जहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण। तो हम बात करेंगे हरित लवण। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है हरित लवण की, ज्यादा कुछ इसमें टेढ़ा मेढ़ा है नहीं। दिस इज
outer membrane, OM, outer membrane, this is inner membrane, and इसके अंदर इस तरह से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सिक्के की ढेरी के समान संरचना होती है। इन संरचनाओं को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम है गिरेना। अगर ये एक होती है तो हम कहते हैं गिरेनम, और अगर ये एक से ज़्यादा होती है तो उन्हें हम कहते हैं गिरेना। ये सब इस तरह से जुड़ी होती है। और जुड़ने वाली जो संरचना है, जो जोड़ने वाली संरचना है, उस जोड़ने वाली संरचना को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लेमेली या फिर एचएल। दिस इज गिरेना, दिस इज स्ट्रोमा लेमेली। इसके यहाँ पर ये जो है सब दिस इज स्ट्रोमा। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और डीएनए की उपस्थिति के कारण इसे हम ऑटोनोमस काय कहते हैं। ये तो होने को तो इसमें राइबोसोम भी होते हैं, इस तरह से राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो 70S प्रकार के होते हैं। वो ये बताते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो बहुत समय पहले यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके और सिम्बायोसिस प्रकार से रहने लगी, या फिर वहीं पर रहती रहेगी, यह बताता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। तो ज्यादातर जो इसके एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उनका सिंथेसिस इसके खुद के डीएनए के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी। ठीक, इसमें दो भाग हैं, दोनों भाग इंपोर्टेंट है, वही ध्यान रखना। गिरेना इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। इसमें जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो कंप्लीट होती है। और सेकंड इज स्ट्रोमा, तो जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में डिटेल से हम जानेंगे जब उनको पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा ये और जानते हैं। तो देखो इसमें जो ये संरचना है गिरेना की, उसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। ये मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके बना देता हूँ। इस तरह से स्ट्रोमा लेमेली, इसके द्वारा एक गिरेना दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये इधर, अब इसमें जो सिक्के की ढेरी है, एक सिक्का ये, तो ये जो है ना सिक्का, इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड। इसे हम कहते हैं थाइलेकोइड। तो गिरेना जो है वो थाइलेकोइड से बना होता है। ठीक है, मेन चीज ये है। इसमें गिरेना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से गिरेना को निकाल दिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट अकेला कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गिरेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। उस लाइट रिएक्शन से ही फिर हमको जो कहते हैं स्वांगीकारी शक्ति या एस्टिमुलेशन पावर प्राप्त होती है। इसका नाम है या ये एटीपी प्लस NADPH2 के रूप में होती है। और इस ATP NADPH2 को ही हम कहते हैं एस्टिमुलेटरी पावर। और इसके जो H2 हैं, ये H2 यही CO2 को ग्रहण या CO2 को डोनेट किया जाता है, जिससे इसका अपचयन होता है। और इससे फिर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये हम आगे देखेंगे।
तो एटीपी और NADPH2 दोनों का निर्माण गिरेना के अंदर लाइट रिएक्शन में होता है और उस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग फिर स्ट्रोमा में पाई जाने वाली डार्क रिएक्शन में किया जाता है, जिससे फिर C6H12 की ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब यदि हम देखें भाई इसकी टोटल संरचना में, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इसमें DNA होता है, इसमें कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये सबसे मिलकर ये बनी होती है। इसके बारे में ज़्यादा लिखना है, बस आपको समझना है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। उसके बाद एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट है वो गिरेना ना हो करके थाइलेकोइड है। तो गिरेना खुद थाइलेकोइड से बना हुआ है ना, ये मैंने यहाँ पर बनाया था। इस पूरी को हम कहें गिरेना। तो गिरेना खुद किससे बना हुआ है? गिरेना बना हुआ है किससे? थाइलेकोइड से। तो एक्चुअली यूनिट जो है ना वो थाइलेकोइड है। अब थाइलेकोइड में ऐसा क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या है थाइलेकोइड में ऐसा? तो कुछ वैज्ञानिक इसे का नाम है पार्क एवं बिगिंस। उन्होंने बताया था कि थाइलेकोइड की जो दीवारें हैं अंदर वाली, इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, इन कणों को नाम दिया गया था क्वांटासोम। तो इनको हम कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम ये वही छोटी छोटी पटलिकाएं, छोटे छोटे गोलाकार संरचना है जो थाइलेकोइड की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। ये क्वांटासोम ही फोटो जो प्रकाश है उसको ग्रहण करते हैं। अब क्वांटासोम में क्या होता है भाई? क्वांटासोम में होते हैं 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड्स। इसमें क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, जिसमें से 160 होते हैं क्लोरोफिल ए और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें से 160 क्लोरोफिल ए होता है और बाकी 70 क्लोरोफिल बी होता है। अब इसीलिए क्वांटासोम को हम क्रियात्मक इकाई मानते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्वांटासोम के अंदर होती है, न गिरेना में न थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड की सतह पर पाए जाने वाले क्वांटासोम के काम होती है। अब बात यह कि क्यों होती है, ऐसा इसमें क्या है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इस पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो एनर्जी का केवल एक ही स्रोत है और वो है सन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी इस सन से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहें कि भाई हम तो डायरेक्ट पत्तियों को नहीं खा रहे, लेकिन बात तो कर रहे हैं पेड़ों की, है तो पौधों पर ही डिपेंड। हम केवल अनाज खाते तो अनाज पौधों से मिलता है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव के लिए एनर्जी मिलती है सन से, और उसी सन की एनर्जी को पौधे जो है वो अपने अंदर स्थिर करते हैं। उस एनर्जी से फिर हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी कि सभी जो कंज्यूमर्स हैं वो सब इन प्रोड्यूसर से ऊर्जा लेते हैं और इस तरह से इनसे, यानी कि जो विजिबल लाइट की एनर्जी थी, लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी धीरे धीरे केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी के रूप में बदलती चली जाती है। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव इसी से एनर्जी लेता है। तो इस तरह से ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ये इसके रूप में, यानी कि ग्लूकोज के रूप में स्थिर करने की क्षमता रखता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे ये स्थिर करता है। अब बात आती है भाई, हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, इनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो अगली हेडिंग जो है हमारी
वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स में देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज क्लोरोफिल, सेकंड इज कैरोटीनॉइड्स, नंबर 3 इज फाइकोबिन्स। शैवालों में ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन उच्च पादपों में केवल ऊपर के 2 पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। फाइकोबिन्स से उच्च पादपों में नहीं पाए जाते। तो पहले हम क्लोरोफिल की जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम एक करके सबको देखेंगे। तो क्लोरोफिल जो है वो अब तक कुल 9 प्रकार के क्लोरोफिल ज्ञात है। तो क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल ई, उसके बाद बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। इस तरह से कुल 9 प्रकार के क्लोरोफिल ज्ञात हैं, लेकिन उच्च पादपों के अंदर केवल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। एक बात ध्यान रहे कि क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल है, ये सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों के अंदर पाया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जितने भी दुनिया के अंदर प्लांट्स हैं या जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा। अगर हम उच्च पादपों की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाएंगे। तो क्लोरोफिल ए से लेके ई, उसके बाद बैक्टीरियल क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। क्लोरोबियम क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। तो इस तरह से कुल 5, 2 7 और 2 9 प्रकार के क्लोरोफिल अब तक ज्ञात है। हम यहाँ पर किसी की बात नहीं करेंगे, केवल उच्च पादपों की बात करेंगे। तो हायर प्लांट्स के अंदर केवल 2 ही प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है क्लोरोफिल ए और सेकंड का नाम है क्लोरोफिल बी। अब अगर हम आगे चले तो क्लोरोफिल की संरचना देखते हैं क्या। तो क्लोरोफिल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक? तो बड़ा मॉलिक्यूल है और क्लोरोफिल ए का जो संरचना सूत्र है वो क्लोरोफिल ए C55 H72 N4 N4O5 Mg मैग्नीशियम। उसके बाद क्लोरोफिल बी, इसका भी वही है C55 H70 N4O4 एंड Mg। N4 इसमें एक O बढ़ जाएगा, N4O6 Mg। तो यहाँ देखो मेन चीज है मैग्नीशियम का परमाणु। मैग्नीशियम देखो बात यह है कि मैग्नीशियम का जो परमाणु होता है, उस मैग्नीशियम के परमाणु के अंदर एक खासियत है कि बहुत ही कम एनर्जी पड़ते ही ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है।
तो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें जो लाइट ट्रेन की जो इंटेंसिटी, जो ऊर्जा होती है, उस एनर्जी को पाकर ही क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल का जो मैग्नीशियम परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो शायद 12 है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ये है। तो 6 और 4 10 2 12। तो 3 में जो s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये त्याग करके और स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, Mg+2 बनता है। तो ये Mg+2 की स्थिति में आ जाता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलते हैं एनर्जी को पाकर, और जो बात है कि एनर्जी इन्हीं के पास है, क्योंकि इन्होंने लाइट से एनर्जी ली है और वो लाइट से एनर्जी लेकर अब हायर एनर्जी लेवल पर चले गए। अब उस हायर एनर्जी लेवल पर ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, वहां से फिर लौटते हैं और लौटने के बाद अब उस एनर्जी को ये धीरे धीरे रिलीज करते हैं और उसी एनर्जी को हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो क्लोरोफिल है उसके अंदर उसी एनर्जी को एटीपी और NADPH में बदल दिया जाता है। वो स्वांगीकारी शक्ति कहलाती है और उसी स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग हम करते हैं फोटोसिंथेसिस की आगे CO2 की स्थिति करने। दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ी हुई है। अगर लाइट रिएक्शन हो रही है तो उसके बाद डार्क रिएक्शन भी होना जरूरी है। अगर डार्क रिएक्शन होनी है तो उससे पहले लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। अब हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का परमाणु होता है सेंटर में, ज्यादा बड़ी संरचना हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ये जो है ना वो पायरोल, टेट्रा पायरोल वाले होती है और एक होती है पूंछ। अगर हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर एक टेट्रा पायरोल वाले होती है और एक होती है फाइटोल पूंछ, फाइटोल टेल। तो इसका जो परमाणु है वो इस तरह से होता है, ऐसे, और इसके सेंटर में होता है यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु, इस तरह से। ये मैग्नीशियम का परमाणु है। प्रत्येक मैग्नीशियम के परमाणु से 4 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और इनसे इस प्रकार से ये पायरोल वगैरह जुड़ती है, ऐसे। अब इस पायरोल वलय का हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल मैग्नीशियम के परमाणु पर ध्यान देना। ठीक है, ये इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं और ये ऐसे जुड़ करके ये बंध बनाते हैं और ये फिर वही संरचना आ जाती है, ऐसे बनाई। और यहाँ से होती है टाइटल पूंछ। हमारे सबसे जरूरी काम का होता है मैग्नीशियम का परमाणु। ये मैग्नीशियम का जो परमाणु होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बस इसी मैग्नीशियम के परमाणु के कारण इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस हो पाया है, ऐसे फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्लोरोफिल ए में पोरफायरिन से लेकर तीसरा कार्बन परमाणु होता है, उसमें होता है CH3। और क्लोरोफिल ए में, इसमें तो होता है CH3 और इसमें उस जगह पर होता है एल्डिहाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड होता है। क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड होता है। ना हम बात करते हैं दूसरे वर्णक के दूसरे पिगमेंट्स जिनका नाम है कैरोटीनोइड्स। एक बात और है, जब हम छोटे प्लांट्स को देखते हैं तो छोटे प्लांट्स में या जब वो उगते हैं या फिर हम एपेक्सियम की सीड्स पर जो नई निकलने वाली पत्तियों को देखते हैं तो वो पत्तियां अक्सर लाल, पीली, नीली, बैंगनी कुछ ऐसी होती हैं, हरी नहीं होती। इसका कारण है कि जो क्लोरोफिल का निर्माण है वो प्रोक्लोरोफिल से होता है।
तो प्रोक्लोरोफिल जो है वो अलग तरीका है, पीला, नीला, लाल, बैंगनी कैसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरणें यानी कि सूर्य की किरणें जब इस प्रोक्लोरोफिल पर पड़ती हैं तो वही प्रोक्लोरोफिल बाद में क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे हरा हो जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। सेकंड इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक है कैरोटीन्स और एक है जेंट्रोफिल्स। अब कैरोटीन्स जो है ये पीले, नारंगी इस तरह के होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये वसीय यौगिक होते हैं और इनमें अगर देखा जाए तो ये फाइटोल पूंछ के समान होते हैं, जो फाइटोल पूंछ है उसके समान होते हैं और जल में एविले होते हैं, क्योंकि वसीय यौगिक हैं, जल में एविले होते हैं। ये जितने भी पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव हैं उन सब के अंदर ये पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हैं कैरोटीन्स। तो कैरोटीन्स में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होते हैं, जान रहे हैं। तो इसमें आपने नाम सुना होगा अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, लाइकोपीन, इस तरह से दुनिया भर के कैरोटीन आजकल ज्ञात हैं। लाइकोपीन को, जो लाइकोपीन है उसे मौलिक वर्णक माना जाता है। लाइकोपीन से ही फिर अल्फा, बीटा एंड ए। तो बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का स्रोत होता है, इसलिए आपको गाजर खाने की सलाह दी जाती है। गाजर के अंदर कैरोटीन ज्यादा होता है, येलोइश पार्ट जो होता है उसमें कैरोटीन होता है, इसलिए आपको गाजर खाने की सलाह दी जाती है, विटामिन ए। उसके बाद दूसरे जेंटोफिल्स हैं, ये भी कैरोटीनॉइड्स के ही रूप हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है। ये भी जल में एविले होते हैं और ये भी डाइटोजेंथिन, फियोजियोजेंथिन, वायरोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन दुनिया भर के हैं। अब बात ये कि इनका काम क्या होता है, मेन चीज ये है। तो देखो जैसे ये मैग्नीशियम का क्लोरोफिल है, ये अपना ये सब क्लोरोफिल है, इस तरह से ये क्लोरोफिल की संरचना है ये। अब बात ये है कि जब गर्मियों के दिनों में बहुत तेज प्रकाश होता है तो उसको हम कहते हैं ब्राइट लाइट, चमकीला प्रकाश, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो उस लाइट में ये जो मैग्नीशियम का परमाणु इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो क्लोरोफिल है अपना, ये नष्ट हो सकता है, इसका ऑक्सीकरण हो सकता है तेज प्रकाश से, चमकीले लाइट में। इसलिए इसके चारों तरफ ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स चमकीले प्रकाश को या अधिक तीव्रता वाले प्रकाश को पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद जितनी आवृत्ति का प्रकाश इसको चाहिए अंदर की तरफ उतनी आवृत्ति का प्रकाश देते हैं और पौधे की क्लोरोप्लास्ट की या क्लोरोफिल की रक्षा करते हैं। इस तरह से एक तरह से ये इस पौधे के क्लोरोफिल के लिए गार्ड्स हैं, इनकी एक स्क्रीनिंग करते हैं कि यार कितनी लाइट दी जानी चाहिए, कितनी नहीं दी जानी चाहिए, उसका सबका कंट्रोल इनके हाथ में होता है। ठीक है, तो ये काम होता है कैरोटीनॉइड्स का। नेक्स्ट इज फाइकोबिलिस। देखो उच्च पादपों में फाइकोबिलिस नहीं पाए जाते हैं, ये दो प्रकार के हैं, फाइको एरिथ्रिस और
फाइकोसाइनिन्स। देखो ये कहाँ और किस में पाए जाते हैं। देखो जब शैवाल की अगर हम बात करें, बड़े पादपों की तो नहीं, क्योंकि बड़े पादप तो बाहर एनवायरमेंट में होते हैं, लेकिन जब हम शैवालों की बात करते हैं तो शैवाल क्या है कि पानी के अंदर होते हैं और सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 100-200 मीटर तक ही जा सकता है, उसके आगे प्रकाश नहीं जाएगा। तो जो भी थोड़ा बहुत प्रकाश जाता है, उस थोड़े बहुत प्रकाश के अंदर इन शैवालों के अंदर, उस थोड़े बहुत प्रकाश में ही इन शैवालों के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो फाइकोबिलेंस की वजह से ही होती है। तो फाइकोबिलेंस अधिक गहराई में पाए जाने वाले शैवालों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और किसी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। ये दो प्रकार के हैं, एक फाइकोएरिथ्रिन्स है, एक फाइकोसाइनिन्स। तो फाइकोएरिथ्रिन्स जो है वो लाल शैवालों में पाए जाते हैं और फाइकोसाइनिन्स के कारण वो नीले शैवालों में पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ नीले या नीले रंग के होते हैं। ये सदैव प्रोटीन के साथ होते हैं और नारंगी व लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो आज हमने जाना इस जो स्पेस इनकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम थोड़ी लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट, व्हाट इज लाइट। देन हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस के बारे में। आज के लिए इतना है, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।